हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो हमने लास्ट क्लासेस में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ रखी हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ने के बाद हमने मेथड ऑफ चार्जिंग, कंडक्शन, फ्रिक्शन एंड इंडक्शन ये सारी चीजें पढ़ रखी है। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की। आप सबको इसकी डेफिनेशन, इसका जो स्टेटमेंट है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो, इस प्रॉपर्टी से चार्ज का फॉर्मूला भी निकल गया था हमारे पास। जैसे चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी है हमने, चार्ज क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। जब ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है तो हमें एक फॉर्मूला चार्ज का, जो चार्ज की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करे, वो भी पता होना चाहिए, ताकि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करने के वक्त हमें वो काम में आए। तो इस प्रॉपर्टी से चार्ज का एक फॉर्मूला भी निकल जाता है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में दो स्टेटमेंट से मिलके ये प्रॉपर्टी बनती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये अपने आप में दो स्टेटमेंट्स को अपने अंदर रखता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट इसका क्या है वो समझते हैं। देखो, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में ये पढ़ लिया था कि कोई भी बॉडी को, कोई भी न्यूट्रल बॉडी को जब हमें चार्ज करना है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज करना है या नेगेटिवली चार्ज करना है, तो उसका जो प्रोसेस है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से पॉसिबल है। अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, अगर उसे नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। प्रोटॉन का ट्रांसफर कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन देने या इलेक्ट्रॉन लेने से किसी बॉडी में चार्ज जनरेट होता है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना किसी बॉडी को दिया जा सकता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी यूनिट होती है चार्ज की। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ देना तो ऐसा नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन इधर और आधा इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाए। अगर हमने इलेक्ट्रॉन को तोड़ दिया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। अब उसके अंदर जो चार्ज था वो सारा का सारा चार्ज खत्म हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मॉडर्न फिजिक्स में आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी, मास और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन दिया था, E=mc²। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ देंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका चार्ज टुकड़े हो जाएगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन को तोड़ दिया तो उसका चार्ज खत्म हो जाएगा और उसकी जितने भी मास था वो सारा सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी गिवन टू अ बॉडी इज इक्वल टू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो मिनिमम चार्ज हम किसी बॉडी को दे सकते हैं। अगर मुझे किसी बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज देना है तो मिनिमम चार्ज होगा, और चाहूं तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता हूं, 10 भी दे सकता हूं, 5 भी दे सकता हूं, 50 भी दे सकता हूं, 10,000 भी दे सकता हूं, लेकिन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे भी इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस ये होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव, इतना डिफरेंस है। तो ये तो बात थी चार्ज की। और मास की बात करें तो मास भी ये आपके नोटबुक में लिखा होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का मास भी उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का मास होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रल का जो चार्ज होता है वो होता है 0। चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है, अपोजिट नेचर का। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे मास, हालांकि मास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का ही बहुत कम होता है। देखो, इनकी पावर 10⁻27 के इक्विवेलेंट जा रही है। इसका मतलब मास तो तीनों का ही कम होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 10,000 गुना ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे 10⁻31 को 10⁴ से जब मल्टीप्लाई करूं तो इसकी पावर बनेगी 10⁻27 के इक्विवेलेंट। इसका मतलब 10,000 गुना ज्यादा मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम कह सकते हैं कि दोनों का सेम होता है। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो आपकी बुक में नोट डाउन की होनी चाहिए। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 पे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। देखो मैं आपको अब ऐसा करूंगा कि कोई भी टॉपिक चल रहा है, कोई भी डेफिनेशन है, कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी थ्योरम है, तो वो मैं आपको बोलूंगा और आपको एज इट इज वो चीजें अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करनी है। ठीक है, अगर स्पीड ज्यादा है या आपको लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप उस वीडियो को पॉज कीजिए फिर लिखिए, लेकिन नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए। नोटबुक में नोट डाउन करोगे और यहां तक कि मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश करूंगा कि कोई स्टेटमेंट है उसको धीरे बोलूं और क्लियरली बोलूं ताकि आपको नोट डाउन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन ये चीज कंपलसरी है, नोट डाउन करना पड़ेगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है? स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ बॉडी इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल चार्ज हम किसी भी बॉडी में मिनिमम ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन तो कभी किसी होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम किसी बॉडी को देंगे या लेंगे कैसे? इसलिए मिनिमम होता है 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। और इससे ज्यादा अगर हमें देना है तो कभी भी हम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन 1.5 या 2.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं दे सकते, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ते हैं तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब किसी बॉडी को जितना चार्ज देना है वो क्या होगा, यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के नंबर जो होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6। जो फ्रैक्शनल नंबर होंगे वो कभी इलेक्ट्रॉन के नहीं निकल के आएंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हो गया मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ बॉडी इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और सेकंड जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है कि चार्ज ट्रांसफर्ड टू अ बॉडी इज ऑलवेज होल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा नेचुरल नंबर होंगे। तो चार्ज जो किसी बॉडी को दिया जाएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा Ne। E यहाँ पे चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और n क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4, फ्रैक्शनल नंबर कभी नहीं होगा। और E क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? चार्ज ट्रांसफर्ड टू अ बॉडी इज ऑलवेज होल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का होल मल्टीपल होगा, 1 का मल्टीपल हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है। जो मल्टीपल होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर में होगा। तो ये 2 स्टेटमेंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जिसको डिस्क्राइब करने के लिए। और इसके बाद आ जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम। तो क्वेश्चन है if 3 into 10⁻⁶ number of electrons are transferred to a body, then find charge occupied by the body। मतलब एक बॉडी को इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए तो उस पर कितना चार्ज जनरेट होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो हमारे पास फॉर्मूला है Q = Ne। अच्छा, एक चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो तो आपको पता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब ये कूलम क्या है? देखो, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक यूनिट होती है। जैसे मैं बोलूं 20 सेकेंड तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे टाइम के बारे में बात हो रही है, ये सेकंड बता रहा है कि ये टाइम की यूनिट है। जैसे 50 मीटर बोलता हूँ तो मीटर से आपको पता चलता है कि डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। इसी तरीके से हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक यूनिट होती है जो बताती है कि किस यूनिट के बारे, किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है। ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एक पॉइंट बना के लिखना भी है। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, मतलब कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम में होती है और इसे C से डिनोट किया जाता है। इसकी स्पेलिंग होती है
एक साइंटिस्ट है जिसने चार्ज के बारे में काफी सारे जो एक्सप्लेनेशंस थे, थ्योरीज थी, वो उसने साइंटिस्ट ने बताई हमें, जो आगे चल के हम अभी पढ़ने भी वाले हैं कूलम्ब्स लॉ में। तो उस साइंटिस्ट के नाम पे चार्ज की यूनिट रखी गई कूलम्ब। अब आ जाते क्वेश्चन पे। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 3 × 10⁻⁶। तो n की जगह पे पुट कर देते हैं 3 × 10⁻⁶। और चार्ज कितने, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 63 × 48, तो ये हो जाएगा 4.8 × 10⁻⁻19 + 6। तो 4.8 × 10 कितना हो जाएगा ये? -13 कूलम्ब। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। इस तरीके से और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू जनरेट 1 कूलम्ब चार्ज इन अ बॉडी। एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी को 1 कूलम्ब चार्ज जनरेट करना है, तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे, ये हमें बताना है। तो फिर से फॉर्मूला आ जाएगा Q = Ne। यहाँ पे Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम्ब, कितना चार्ज जनरेट करना है? 1 कूलम्ब। N की वैल्यू नहीं पता, और E की वैल्यू थी 1.6 × 10⁻⁻19। तो N की जगह एज इट इज N पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे N कितना हो जाएगा? 1/1.6 × 10⁻⁻19। तो ये हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻+19। जब डिनोमिनेटर से 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा, और यहाँ से जो n की वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 6.25 × 10⁻19 18। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर आएगा आपका। तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट पूछा जाता है 1 मार्क क्वेश्चन में। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी चार्ज की जो हमने पढ़ी है अभी तक। चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद अब हम इससे फैमिलियर हो चुके हैं, काफी कुछ जान चुके हैं हम। क्या नेचर होता है चार्ज का, मतलब क्या होता है चार्ज का, क्या बिहेवियर होता है, ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं अब चार्ज के बारे में। और जो रह भी गई है तो वो धीरे धीरे जब टॉपिक आते जाएंगे तो हम और ज्यादा इसके बारे में ब्रीफ हमें नॉलेज मिलता जाएगा। अब वक्त आ गया है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को खत्म करके नया टॉपिक पढ़ने का। तो नया टॉपिक है, अच्छा एक और प्रॉपर्टी है वो पढ़ लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा है, उसी तरीके से चार्ज भी हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज को ना तो कभी खत्म किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है। जितना चार्ज हमारे पास मौजूद है केवल उतना ही चार्ज हम यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से, जैसे हम एक इक्वेशन देखते हैं, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं हम, Na प्लस Cl माइनस इज इक्वल्स टू NaCl। तो देखो यहाँ पे टोटल +1 चार्ज था, यहाँ पे -1 चार्ज था, और जब इनकी रिएक्शन हुई तो जो हमें चार्ज मिला वो हो जाएगा 0, न्यूट्रल, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस दोनों मिलके न्यूट्रल हो गए। अभी भी इसके पास चार्ज है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। अगर नेगेटिव को बाहर निकाल देंगे तो ओवरऑल पॉजिटिव रह जाएगा, पॉजिटिव को हटा देंगे तो ओवरऑल नेगेटिव रह जाएगा। इसी तरीके से और रिएक्शन पढ़ लेते हैं। Mg प्लस 2Cl इज इक्वल्स टू MgCl2। Mg के पास +2 चार्ज होता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिए जाते तो ये अपनी नेचुरल स्टेट से स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। इस तरीके से Cl अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये स्टेबल हो जाता है।
तो इनके पास जो हमारे पास मैग्नीशियम का आयन मिला है, Cl का आयन मिला है, तो इसके पास प्लस का 2 चार्ज है, इसके पास माइनस का 2 चार्ज है, दोनों को ऐड किया तो ओवरऑल ये न्यूट्रल हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। किसी भी रिएक्शन के पहले टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जितना है, रिएक्शन के बाद भी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज उतना ही रहता है। तो ये प्रॉपर्टी इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ काउंट में है, बुक में है, तो हमने इसको समझ लिया कि क्या कहना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी में ये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। कूलम्ब्स लॉ, तो देखो दो चार्ज अगर पास में लाए जाते हैं तो इनके बीच में फोर्स लगता है। अगर अपोजिट चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और सेम नेचर के चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इतना तो हमें पता है, लेकिन वो फोर्स कितना होगा ये हमें बताता है कूलम्ब्स लॉ। तो अगर हम दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इन दोनों को पास में ले आते हैं r डिस्टेंस पे, तो अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगने वाला है वो बताया कूलम्ब ने। तो कूलम्ब ने क्या किया, दो चार्जेस के पहले मैग्नीट्यूड को चेंज करके देखा। पहले एक कूलम्ब का चार्ज रखा यहाँ पे, एक कूलम्ब का चार्ज यहाँ पे रखा, फिर देखा कि दोनों के बीच में कितना फोर्स लगता है। फिर उसने क्या किया, यहाँ पे एक की जगह पे दो कूलम्ब चार्ज रख के देखा, फिर देखा कि अभी फोर्स कैसा बिहेव कर रहा है। फिर उसने क्या किया, डिस्टेंस को चेंज करके देखा, चार्जेस के मैग्नीट्यूड को चेंज करके देखा। तो जो रिजल्ट्स उसे मिले उस रिजल्ट्स के बेसिस पे उसने एक फॉर्मूला बनाया जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स के फॉर्मूला को डिफाइन करता है। तो सबसे पहले उसने बताया कि फोर्स जो है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, पहले तो ये जान लो इस फोर्स को बोलते क्या है, इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब दो चार्जेस स्टेशनरी हो और इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लग रहा हो, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा भारी चार्ज होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा, वो फोर्स भी उतना ज्यादा अमाउंट से लगेगा। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और जितना ज्यादा पास में होंगे उतना फोर्स ज्यादा होगा, जितना दूर होंगे उतना फोर्स कम होगा। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। तो ये हो जाएगा Q1। अच्छा एक और चीज, जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं ना, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो सेंट्रल फोर्स होते हैं ना, वो हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, सेंट्रल फोर्स ऐसे फोर्स जिनके फोर्स की डायरेक्शन उन बॉडी के सेंटर से पास होती हुई जाती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। तो ऐसे फोर्स हमेशा डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एक कांस्टेंट। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो आपका आंसर होगा, एक तो वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, दूसरा दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करता है, लेकिन एक तीसरी चीज और है जिस पे डिपेंड करता है। देखो वो तीसरी चीज है कि उन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा है, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम ही नहीं है, मतलब वैक्यूम में, तो भी उन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। अगर उन दोनों चार्जेस को हम यहाँ ले आए अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो दोनों के बीच में क्या होगी, हवा, एयर, तब भी दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, लेकिन वो फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर इन दोनों चार्जेस को हम पानी के अंदर ले जाएं, तब इनके बीच का मीडियम रहेगा वाटर, तब भी फोर्स लगेगा, लेकिन तब वो फोर्स और ज्यादा कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर कोई मेटल रख देते हैं, जैसे Q1 चार्ज इधर और Q2 चार्ज इधर, और ये हमने आयरन या कोई मेटल रख दिया, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 0।
इसका मतलब मीडियम पे भी डिपेंड करता है दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। इसको हम एक सिंपल से लॉजिक से समझ सकते हैं कि मान लो ये चार्ज Q1 ये एक इंसान है, ठीक है, इसको पर्सन ए नाम दे दिया हमने। इसी तरीके से चार्ज Q2 ये भी एक इंसान है, इसको नाम दे दिया हमने पर्सन बी, ठीक है। जैसे ये चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, वैसे हम ये मान लेते हैं कि ये ए और बी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, मतलब एक दूसरे से लड़ाई करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। अब ये एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं, तो इनकी जो लड़ाई है वो इफेक्टिव कब होगी? जब इनके बीच में कोई आए नहीं, कोई बीच बचाव करने वाला आएगा नहीं, तो ये एक दूसरे को ज्यादा तोड़ फोड़ सकेंगे, एक दूसरे पे ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे। अगर कोई बीच बचाव करने वाला नहीं आता है, इसका मतलब जब दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे ये। लेकिन अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में एयर आ जाती है, हवा आ जाती है, तो वो चार्जेस के बीच के फोर्स को कम तो करेगी, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्टिवली कम नहीं करेगी। मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि ए और बी के बीच में हमने एक कमजोर इंसान, एक बुढ़े इंसान को रख दिया। अब वो बुढ़ा इंसान जाता है, इन दोनों की लड़ाई रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कहां तक रोक पाएगा वो? ये दोनों गुस्से में एक दूसरे की जान, एक दूसरे को मारने को उतारू हो रहे हैं, तो बुढ़ा इंसान थोड़ी देर के लिए उनको रोक सकता है। अगर उसे कोई धक्का लग गया तो वो फिर वहीं खत्म है। तो इसका मतलब एयर मीडियम जो है वो कमजोर मीडियम है, वो दो चार्जेस के बीच के फोर्स को कम तो करता है, रिड्यूस तो करता है, लेकिन बहुत ही छोटे फैक्टर से रिड्यूस करता है। इसी तरीके से दोनों चार्जेस के बीच में कोई लिक्विड रख दिया, कोई ऑयल रख दिया, तो वो एक स्ट्रॉन्ग इनफ, मतलब उस ओल्ड पर्सन से तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो वो इन दोनों के बीच की लड़ाई को कुछ हद तक रोक लेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो चार्जेस को वैक्यूम में रखें तो दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम होगा। एयर में लिया है तो फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, किसी लिक्विड मीडियम में रख दें तो फोर्स और कम हो जाएगा। और ये जो मेटल होती है ना, ये पुलिस वाले होते हैं, इनके आते ही सारी लड़ाई खत्म समझ लो। तो जैसे ही मेटल, दो चार्जेस के बीच मेटल को रख देंगे ना, मतलब दो चार्जेस के बीच का मीडियम अगर मेटल है या कोई कंडक्टर है, तो इन दोनों का फोर्स बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। पुलिस वाला इन दोनों के खिलाफ केस करके, एफआईआर करके इनको अलग अलग जेल में डाल देगा, दोनों के बीच लड़ाई होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इस तरीके से हमने समझा कि अलग अलग मीडियम पे चार्ज का जो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो भी चेंज करता है, वेरी करता है। अभी मैंने आपको कंसेप्ट नहीं बताया कि मेटल आने पे फोर्स जीरो क्यों हो जाता है या एयर होने पे चार्ज रिड्यूस क्यों हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में। अभी आपको कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ चीजों की फील आएगी तो आगे उनके कंसेप्ट भी समझ में आएंगे, और जब कंसेप्ट समझ में आएंगे तो और अच्छे से आप इन चीजों को समझ पाओगे। तो अभी जितना मैंने आपको बताया वो आपको समझना है कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, और मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो ये वाला एक्सप्रेशन काम में आ गया कि हाँ, इससे पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस के लिए ये वाला एक्सप्रेशन आएगा कि हाँ, इससे पता चल रहा है डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन मीडियम के लिए तो कोई एक्सप्रेशन आया नहीं। तो देखो, मीडियम के लिए हमने जो के लिया है ना, ये मीडियम को बता रहा है कि अगर वैक्यूम होगा तो के की वैल्यू कुछ और होगी, एयर होगा तो के की वैल्यू कुछ और होगी, अगर वाटर होगा या कोई लिक्विड होगा तो के की वैल्यू कुछ और होगी, मेटल होगा तो के की वैल्यू कुछ और होगी। इसका मतलब के अपने अंदर उस मीडियम की वैल्यू को छुपाए हुए है। तो मतलब के बता रहा है आपको कि मीडियम पे डिपेंड करता है फोर्स या नहीं करता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया दो चार्जेस के बीच के फोर्स का। अब यहां पे के की बात कर लेते हैं। तो देखो के क्या है, के की वैल्यू फॉर वैक्यूम, इसकी वैल्यू थी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और यूनिट क्या हो जाएगी, अगर के को अकेला छोड़ दूं तो ये आर स्क्वायर चला जाएगा ऊपर और Q1 Q2 आ जाएगा नीचे, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये के की वैल्यू हो गई हमारे पास। के की वैल्यू हमेशा 9 इंटू 10 पावर 9 नहीं रहेगी, केवल जब वैक्यूम मीडियम है तो इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 लेनी है। बाकी अगर कोई मीडियम है तो आपको या तो क्वेश्चन में बता दी जाएंगी चीजें या उससे रिलेवेंट कोई दूसरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिससे आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सको।
तो ये k की वैल्यू वैक्यूम के लिए। अब k की बात करें तो k का एक फॉर्मूला बनता है, k का भी एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये k का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे k होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट, इसे कूलम्ब्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, और एप्सिलॉन नोड होता है परमिटिविटी। इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी। तो यहाँ तो आप k लिखो या 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखो, दोनों ही अपने आप में दोनों का ही अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अभी आपको लग रहा होगा कि जब k से काम चल रहा है तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन क्यों लिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना हम, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा लिखने के पीछे भी एक रीजन है। तो चाहे फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, या फिर दूसरे तरीके से मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और क्योंकि ये फोर्स तब है जब मीडियम वैक्यूम है, तो इसको हम FO लिख देते हैं, मतलब फोर्स इन वैक्यूम। अगर फोर्स किसी मीडियम में हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तब फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोड है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन नोड को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। तो जब वैक्यूम में होगा तो एप्सिलॉन के आगे 0 लग जाएगा, ये बता रहा है कि फोर्स वैक्यूम में लग रहा है, दोनों के बीच में मीडियम जो है वो वैक्यूम है। और अगर एप्सिलॉन के आगे 0 नहीं है, इसका मतलब फोर्स जो है किसी न किसी पर्टिकुलर मीडियम में लग रहा है, और उस मीडियम की जो परमिटिविटी है उसे हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो वैक्यूम के लिए फोर्स का फॉर्मूला ये है, मीडियम के लिए ये है। अब k की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अगर मैं एप्सिलॉन नोट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो देखो एप्सिलॉन नोट क्या हो जाएगा, अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 9 × 10⁹ है, तो यहां से मैं एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹। जब इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है 8.854 इंटू 10⁻12। ये वैल्यू निकल के आती है एप्सिलॉन नोट की, ये आपको याद होनी चाहिए। k की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए वैक्यूम के लिए। मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो तो अलग अलग मीडियम के लिए वेरी करती रहेगी, तो हम कहां तक याद रख पाएंगे, तो सबकी याद रखनी नहीं, केवल वैक्यूम के लिए जरूर हमें याद रखनी है कि वैक्यूम के लिए कूलम्ब्स कांस्टेंट 9 × 10⁹ और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम वो होता है 8.854 इंटू 10⁻12। अब इसकी यूनिट पता करना चाहिए तो यूनिट क्या होगी, देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट उसका फॉर्मूला बताते हैं। जैसे k की यूनिट पता करनी थी तो मैं बाकी सारे वेरिएबल्स को दूसरी तरफ ले गया, r स्क्वायर ऊपर चला गया, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, r डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, q1 q2 कूलम्ब, और दोनों के लिए कूलम्ब स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर यूनिट हो गई। अब देखो अगर मुझे एप्सिलॉन नोट की यूनिट बनानी है तो k के रेसिप्रोकल में आ रहा है एप्सिलॉन नोट 4 पाई, तो यूनिट लेस है, तो इसका मतलब जो k की यूनिट है एप्सिलॉन नोट की यूनिट उसकी जस्ट अपोजिट होगी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नोट का इसकी वैल्यू है और इसका यूनिट है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहां से हमने एक नई टर्म पढ़ी है परमिटिविटी। परमिटिविटी के बारे में हमने नया कुछ पढ़ा है। तो यहां से एक नई टर्म जो पढ़ी है उसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। परमिटिविटी
परमिटिविटी हम एप्सिलॉन नोड या फिर एप्सिलॉन से नोट करते हैं। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नोड, मीडियम के लिए एप्सिलॉन। अब फॉर्मूला जो है वो लिख लेते हैं। देखो फोर्स फॉर वैक्यूम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वैक्यूम के लिए, और मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जब भी हमें क्वेश्चन सोल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये पता करना पड़ेगा कि दोनों के बीच में मीडियम कौन सा है। अगर वैक्यूम है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर मीडियम दिया हुआ है तो देखो अगर मीडियम दिया हुआ है तो या तो अगर हमें क्वेश्चन में उस मीडियम की परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी हो तब तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ये बता देते हैं कि जो मीडियम है ना उसकी परमिटिविटी कितनी है, ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये बताएंगे कि जो मीडियम है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि समझना बात को कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि दो चार्जेस को इतनी डिस्टेंस पे रख दिया है, इन दोनों के बीच में मीडियम में इतना, मतलब कि ये ऑयल या कोई वाटर इन दोनों के बीच का मीडियम है। अब हमें वाटर की जब तक परमिटिविटी नहीं देंगे तब तक हम क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल पाएंगे। तो दो तरीके से पूछे जाते क्वेश्चन, या तो डायरेक्टली ये बता दें कि परमिटिविटी ऑफ वाटर कितनी है तो वो वैल्यू हम पुट करके और आंसर निकाल सकते हैं, या फिर हमें ये बोल सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ वाटर कितनी है, ये नहीं बताएंगे, ये बताएंगे कि वो जो मीडियम है ना वाटर वो इस फोर्स वैक्यूम के कंपैरिजन में इतना गुना कम है या इतना गुना स्ट्रॉन्ग है, ये बता सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो ध्यान से समझना कि क्या चीज है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि दो इंसान है एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, अगर वैक्यूम में लड़ाई कर रहे हैं तो एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर दोनों के बीच में किसी कमजोर इंसान को रख दिया, फेंक दिया, तो वो लड़ाई को कुछ हद तक कम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ तो हमें ये बोल सकते हैं क्वेश्चन में कि जिस इंसान को हमने लड़ाई रोकने के लिए भेजा है, मतलब कि दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है, देखो दोनों सिनेरियो को अलग अलग कंपेयर करते रहना। एक सिनेरियो तो चल रहा है कि दो चार्जेस है उनके बीच में कोई मीडियम है, और एक सिनेरियो चल रहा है जिसमें दो इंसान है एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और जो काम यहाँ पे मीडियम कर रहा है वो काम यहाँ पे हम किसी तीसरे इंसान को भेज रहे हैं इन दोनों की लड़ाई को रुकवाने के लिए। तो दोनों सिनेरियो अपने आप में चलते रहेंगे, दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, दो इंसान लड़ रहे हैं उसके बीच में हमने किसी इंसान को भेजा, तो अब यहाँ तो ये बता सकते हैं कि उस इंसान की ताकत इतनी है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये इनकी लड़ाई को कितना रोक सकता है। या फिर दूसरे तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि वो इंसान इनकी लड़ाई को 1/4 फैक्टर से कम कर देता है, तो इनका फोर्स कितना हो जाएगा। तो अगर पहले दो इंसान के बीच का फोर्स अगर 4 न्यूटन था और ये इनको 1/4 फैक्टर से कम कर पा रहा है तो अब 3 न्यूटन रह जाएगा, ठीक है। यहां तो हमें ये बता दें कि उस इंसान की स्ट्रेंथ कितनी है, तो फिर हम कैलकुलेशन करके बता दें कि पहले 4 न्यूटन था तो अभी कितना हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली ये बता दें कि जो इंसान हमने भेजा है वो इनकी लड़ाई को आधे फैक्टर से कम कर देता है तो 2 न्यूटन हो जाएगा। तो क्वेश्चन बताने का अलग अलग तरीका होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी यही चीज है। रिलेटिव परमिटिविटी के केस में हमें ये बता देते हैं कि वो मीडियम वैक्यूम के कंपैरिजन में कितने फैक्टर से कम कर देता है, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नोड है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी रिलेटिव परमिटिविटी की वो क्या होगी, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखो अब एप्सिलॉन मतलब मीडियम की परमिटिविटी, एप्सिलॉन मतलब वैक्यूम की परमिटिविटी। अगर मान लो मीडियम की परमिटिविटी तो है 2 और वैक्यूम की परमिटिविटी है 1, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कितने फैक्टर से फोर्स को कम कर पा रहा है, 2 फैक्टर से फोर्स को कम कर पा रहा है।
या फिर अगर मीडियम की परमिटिविटी है 8 और वैक्यूम की परमिटिविटी है 2, तो अब ये पता चल रहा है कि एप्सिलॉन आर मतलब कितने फैक्टर से लड़ाई को रोक पा रहा है, 4 फैक्टर से लड़ाई को रोक पा रहा है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी हमें बताती है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स मीडियम के आने पे कम हो रहा है वो कितने फैक्टर से कम हो पा रहा है, ये हमें बताता है रिलेटिव परमिटिविटी। और इसकी डेफिनेशन आपको जो लिखनी है वो इसके फॉर्मूला से बन के आएगी। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये फॉर्मूला है, और यहां से अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालना चाहे तो ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो फोर्स इन मीडियम को या तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या हो जाएगा 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जब हमें मीडियम की परमिटिविटी ज्ञान हो तब तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर मीडियम की परमिटिविटी नहीं दे रखी हो, रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी हो, यानी कि वो कितने फैक्टर से कम कर पा रहा है ये दे रखा हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और यहाँ पे देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस ये जाना पहचाना है, देखो ऊपर यही वाला एक्सप्रेशन है, तो एफ एम को मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाले पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे मैं एफ नोट लिख सकता हूं, और जो बची हुई टर्म है वो है एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर लिख दिया मैंने। अब यहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी मीडियम वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, तो दोनों के बीच में कितने फैक्टर से फोर्स कम हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स फॉर रख दी वैल्यू एफ नोट अपॉन 4। मतलब अगर वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, तो ये बताना चाह रहे हैं कि वाटर जो है वो कितने फैक्टर से फोर्स को कम कर देगा, तो फोर्स हो जाएगा 1/4। अगर दो चार्जेस को वैक्यूम में रखते हैं, उनके बीच में फोर्स 4 न्यूटन है, तो वाटर के अंदर 1 न्यूटन ही रह जाएगा, 1/4 ही रह जाएगा। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी बताता है कि कितने फैक्टर से फोर्स कम हो चुका है। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी की दो डेफिनेशन बनती है, एक तो इसके फॉर्मूला से जो डेफिनेशन बनती है वो मैं बता रहा हूं, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और दूसरी डेफिनेशन इस कंसेप्ट से बनती है, उसको हम बोल सकते हैं फैक्टर बाय विच फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज रिड्यूस्ड इन कंपैरिजन टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो वो लैंग्वेज की टर्म्स में जरूरी नहीं है कि सेकंड वाली जो डेफिनेशन मैंने आपको बोली वो याद ही रहे, लेकिन पहली वाली डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए। दोनों में से कोई एक तो याद रहनी चाहिए। पहली वाली याद रहेगी तो उसका फॉर्मूला भी याद रहेगा, इसलिए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो पहली वाली है। आप भी पहली वाली याद रखो, लेकिन दूसरी वाली से आपकी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे कि हाँ ये बताना क्या चाह रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी से। तो ये चीजें आज हमने पढ़ी हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन में देता हूं, क्वेश्चन करो। वो क्वेश्चन मुझे करके बताना। जैसे क्वेश्चन है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 1 न्यूटन। दो चार्ज के बीच में फोर्स 1 न्यूटन है। व्हाट विल बी द फोर्स इफ पहला मैग्नीट्यूड ऑफ 1 चार्ज इज डबल्ड। दोनों में से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा। इफ डिस्टेंस between the charges is doubled. तीसरा, if a medium of relative
permittivity of is placed between the charges। क्वेश्चन है, तीनों के आंसर निकाल के बताना। एक आखिरी कंसेप्ट आज की क्लास का वो समझ लेते हैं कि मेटल की परमिटिविटी कितनी होती है। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो मैं आपको लिखाता हूं देता हूं वो आपको नोटबुक में भी नोट डाउन करने ही ध्यान रखना। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मेटल। या परमिटिविटी, केवल परमिटिविटी की बात करें, मेटल की परमिटिविटी कितनी होती है। तो देखो, जब दो चार्जेस के बीच में मेटल रख दिया हमने, मेटल वाला मीडियम रख दिया, तो आपको पता है फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा 0। और फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने किसी मीडियम के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ये एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब मेटल के केस में फोर्स कितना हो जाता है 0। तो देखो Q1 कभी 0 नहीं हो सकता, चार्ज कितना लिया है, अगर हमने चार्ज 0 ही लिया है तो फिर फोर्स लगेगा ही नहीं। तो फोर्स लगाने के लिए चार्जेस की वैल्यू तो कुछ ना कुछ लेनी पड़ेगी, उनको कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे भी रखना पड़ेगा। ना Q1 Q2 0 हो सकते हैं, ना R 0 हो सकता है, और ना 4 पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये 0 हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब 1/एप्सिलॉन को 0 होना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी 1/0, मतलब कि इनफाइनाइट। तो परमिटिविटी ऑफ मेटल होती है इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है मेटल की परमिटिविटी कितनी होती है, तो वो होती है इनफाइनाइट। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको देने वाला हूं, वो न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो पहले चार्ज की प्रॉपर्टीज में हमने ये जाना था कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ में हमने ये जाना कि वो कितना लगता है, उसका फॉर्मूला बनाया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि फोर्स लगता है ये भी बताएं, कितना लगता है ये भी बताएं, कौन सी डायरेक्शन में लगता है, वो वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे अपन। तो कल की क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।